गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये एसएससी से संबंधित ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम एसएससी जेई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में एसएससी जेई के बारे में जो आपका एसएससी की वेबसाइट है, किस किस तरह के जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी जेई करता है, उसका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो स्कीम है एग्ज़ाम की, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। लेकिन जब कोई बात बताई जाती है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न हैं वो खड़े होते हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर हमारी ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र ने पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्राएँ हैं वो इसमें पात्र हैं। तो इसी तरह का प्रश्न अन्य जो ब्रांच के छात्र छात्राएँ हैं उनके मन में भी आ सकता है। इसी तरह की और भी, जैसे एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसके अलावा परसेंटेज कितना होना चाहिए, क्या डिप्लोमा या डिग्री में परसेंटेज कुछ निर्धारित है, कितना परसेंट होगा तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये मन में आ सकता है कि डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं या डिग्री वाले यानी बीटेक और बीई वाले भी, या सिर्फ डिप्लोमा वाले हैं या सिर्फ बीटेक वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ सकता है कि जो पेपर 1 या पेपर 2 होता है तो वो हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है। तो ये भी सारी चीज़ों की जानकारी के लिए, तो इस बार के जो पिछली बार का जो पेपर हुआ था उसके लिए सबसे पहले विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन जिसको हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी को हम शॉर्ट में कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। तो इनका जो विज्ञापन निकलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2020 का विज्ञापन है। तो इन सभी जो प्रश्न जो मन में आ रहे हैं छात्रों के मन में या किसी के भी मन में जो इस वीडियो को देख रहा हो या एसएससी जेई की तैयारी करना चाह रहा हो, इच्छुक हो या तैयारी कर रहा हो, तो मन में प्रश्न आ सकते हैं। तो उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान जरूरी है। तो उन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए 2020 वाला जो विज्ञापन था उसको मैंने आधार बनाया है। इसके आधार पर हम देखेंगे कि किन किन जो प्रश्न हैं उनके क्या जवाब हो सकते हैं या क्या उनका समाधान हो सकता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप नीचे जाएंगे तो आप देखिए, तो इस वाली जो पीडीएफ है इसको आप भी देख सकते हैं। आप नेट पर भी डाल देंगे एसएससी जेई 2020-21 एडवर्टीजमेंट, तो वो आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगा। इसके साथ साथ मैं भी लिंक प्रोवाइड करके आपको दे दूंगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये जो पहला टेबल दिया है ये ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो एसएससी जेई का जो परीक्षा कराई जाती है वो किन किन संगठनों के लिए होती है, यानी जो छात्र छात्रा क्रैक कर लेंगे तो वो किन किन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। जैसे बीआरओ हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन हो गया। इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनमें किस किस कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, सिविल की मैकेनिकल की इलेक्ट्रिकल की, ये इस टेबल से हमको पता चल रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये अब वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी है, ये तो जब एडवर्टीजमेंट जारी होता है तो उसमें वो सारा चीज़ दिया रहता है। तो उसको जब आप इस बार की 2022 की वैकेंसी आएंगी तो उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। अब मेन जो हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर हम समाधानित करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक तो एज लिमिट वाला है, तो एज जैसे ये 1/1/2021 को, ये 2020 के लिए था तो 1/1/2021 को कट ऑफ माना था। तो उसमें ज़्यादातर में अगर आप देखें तो अप टू 30 ईयर्स यानी 30 साल तक या फिर 32 साल लिखा हुआ है। देखिए आप, जूनियर इंजीनियर सिविल 30 साल और इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 30 साल। और लेकिन यदि सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है तो इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल में 32 साल तक मांगा है। तो 30 या 32 साल देखिए इसमें है। अब आप किस डिपार्टमेंट के लिए पात्र हैं ये आपका इससे डिसाइड हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। अब इस बार का 2022 का जब निकलेगा तो उस हिसाब से कट ऑफ डेट वो निर्धारित करेंगे, तो उसमें भी वही लगभग रहता है, 30 या 32 साल ये मानते हैं। अभी रिलैक्सेशन की बात आती है तो जैसे SC ST का यदि कोई छात्र या छात्रा है तो उसको ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। OBC का है तो 3 साल की, PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है तो 10 ईयर्स की, PWD के साथ साथ OBC में आता है तो 13 साल की, PWD होने के साथ साथ SC ST में आता है तो 15 साल का। इसी तरह से यदि कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी 3 साल की छूट मिलती है, डिफेंस में है। इसी तरीके के और जो है तो उनको 8 साल की छुट्टी जो छूट है वो ऊपरी जो एज लिमिट है या आयु सीमा है उसमें मिलती है। इस टेबल से आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो आपका जो अन्य जो प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं उसके लिए हमको इस टेबल में जाना पड़ेगा। बात आती है शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की।
तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ये जो पोस्ट है, पहला आप देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है और सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है। कहीं कहीं डिग्री वाले यानी बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिप्लोमा वाले भी पात्र हैं, लेकिन उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें सिर्फ डिप्लोमा वाले पात्र हैं, डिग्री वाले पात्र नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें डिग्री या डिप्लोमा किसी कुछ भी है तो वो छात्र उसके लिए पात्र हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, ये पहला जूनियर इंजीनियर सिविल की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए लिखा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से डिग्री होना चाहिए, यानी बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। और का मतलब अथवा या तो फिर ये हो, तो इसमें ए और बी दोनों होना चाहिए। तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट ऑब्लिक बोर्ड, यानी 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हो, संस्थान से या बोर्ड से। और इसके साथ साथ में देखिए लिखा एंड, यानी ये भी होना चाहिए 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो ये इन्होंने लिख दिया। तो इसके लिए आप बिल्कुल क्लियर समझिए कि यदि कोई बीटेक किया हुआ छात्र या छात्रा है तो वो इसके लिए सीधा पात्र है, फ्रेशर, उसको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यदि लेकिन पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा किया हुआ छात्र है तो उसके लिए जरूरी है कि 2 साल का कम से कम उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो, तभी वो पात्र है इसमें अप्लाई करने के लिए, इस डिपार्टमेंट में, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा हम बात कर लेते हैं जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, ये संगठनवार होता है। तो बीआरओ में यदि आप कर रहे हैं तो वही चीज़ है, डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, और या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। ये देखिए अब हम सीपीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में सीपीडब्ल्यूडी में, तो देखिए आप इसमें डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसमें देखिए इसमें डिग्री के लिए अलाउड नहीं किया है। चौथा देखिए सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल की निकली, इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल की, लेकिन वैकेंसी आई तो देखिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले दोनों पात्र हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, लेकिन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो दोनों पात्र हैं। सिविल में सिविल का होना चाहिए। तो ये देखिए इसी तरह से सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन है, उसमें सिविल की है तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें देखिए डिग्री वालों को अलाउ नहीं किया है। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यदि है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, देखिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में है तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर सिविल में सेंट्रल वाटर कमीशन है तो देखिए डिग्री, और इसमें डिग्री और डिप्लोमा, ये देख लीजिए डिग्री मतलब बीटेक हो या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, यानी इसमें एक्सपीरियंस का कोई बाध्यता नहीं है कि एक्सपीरियंस हो डिप्लोमा वाले को तभी इस डिपार्टमेंट में जा सकता है। तो ये डिग्री वाला भी अप्लाई कर सकता है इसमें, और डिप्लोमा वाला भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से पूरी टेबल में नीचे आप आते जाएंगे तो पूरा आपको इसमें पता चलता जाएगा, और आप इससे देख सकते हैं कि किस में। देखिए अब इसमें आ जाइए, ये वाला जो है नेवल, यानी कि अगर ये डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये नेवल में यदि आप जाते हैं तो ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से डिग्री होना चाहिए, और या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा यदि है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है तो सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों जो है तो मान्य होती हैं। तो इस तरह से पूरी टेबल आप देख लेंगे तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में क्या पात्रता है पता चल जाएगा। लेकिन ये पूरी की पूरी टेबल से एक प्रश्न जो हमारे मन में आता है वो समाधान हो गया कि इसके लिए कौन कौन सी शैक्षिक अर्हता वाले छात्र छात्राएं पात्र हैं। तो इसके लिए आपने देखा या तो इलेक्ट्रिकल वाले पात्र हैं या मैकेनिकल वाले या फिर सिविल वाले, यानी सिर्फ 3 ब्रांच के छात्र छात्राएं ही इसमें पात्र हैं। या फिर कोई अगर इक्विवेलेंट ब्रांच होती हो इनके तो वो भी पात्र हो सकते हैं, इसका आपको अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन ये 3 ब्रांच के लिए, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई छात्र या छात्रा पूछती है या फिर कोई केमिकल की से किया है या कोई अन्य ब्रांच से किया है, तो उनके लिए स्पष्ट समझा जा सकता है कि इसमें से किसी भी टेबल में आप देखिए 19 तक हमने रोट कॉलम सारे देखे, उसमें कहीं भी किसी अन्य ब्रांच के लिए नहीं मिला, सिर्फ सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए ही हमको दिखाई दिया है। तो ये समाधान हो गया कि अन्य ब्रांच के छात्र छात्राएं फिलहाल के लिए तो इन डिपार्टमेंट्स में पात्र नहीं हैं। अब बात आती है जैसे एक्सपीरियंस की बात आती है, तो एक्सपीरियंस के लिए इनका कहना है कि डिप्लोमा करने के बाद एक पोस्ट डिप्लोमा जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित फील्ड में।
डिप्लोमा के दौरान यदि आप एक्सपीरियंस, जैसे कई बच्चे इंटर्नशिप कर लेते हैं या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो वो एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी इसमें लिखी हुई है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने की बात आती है तो ऑनलाइन ही आजकल अप्लाई होता है। ssc.nic.in मैंने वेबसाइट आपको दिखाई थी पिछले वीडियो में, तो आपने देखा होगा, तो उसी से अप्लाई होता है। फोटोग्राफ अप्लाई सब लगाना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है। जो फीस की बात आती है तो मन में आ सकता है, तो फीस बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। फी सिर्फ 100 रुपीज़ लगता है, देखिए लिखा है फी पेएबल ₹100 ओनली। तो ये जो इस तरह के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं देखता हूँ यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, या ये आप एसएससी देख लीजिए, तो इनकी फ़ीस बहुत मामूली रहती है। जबकि अन्य आप किसी पब्लिक सेक्टर का अप्लाई करिए तो किसी की 800 होगी, किसी की 1000, किसी की 600, किसी की 500, इससे कम नहीं होती। लेकिन ये बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। आप देखिए 100 रुपये सिर्फ फीस है। तो ये भी आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। और ये फीस 100 रुपये आप ऑनलाइन कई सारे माध्यम होते हैं, उनसे आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो बहुत सारे, हो सकता है नया जब एडवर्टीजमेंट आए तो कुछ सेंटर और बढ़ जाएं, कुछ कम हो जाएं, लेकिन बड़े बड़े जो जैसे यूपी बिहार की बात करें तो ये देखिए बड़े बड़े शहरों के नाम सब दिए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहेगा, झांसी में, कानपुर में, गोरखपुर में, बरेली में, अलीगढ़ में, आगरा में, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, तो काफ़ी बड़े बड़े शहर इसमें सम्मिलित हैं। और बिहार के भी कुछ शहर सम्मिलित हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से यदि कोई अन्य राज्यों के स्टूडेंट हैं तो वो देख सकते हैं, अंडमान निकोबार में, केरला, कर्नाटक, लक्षद्वीप से, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। तो ये सारे देखिए आपको पूरी इस तालिका में मिल जाएंगे, जिनको आप देख सकते हैं। जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पर आप उसी स्टेट में कहीं ना कहीं शहर जो आपके पास पड़ता होगा वहीं आप परीक्षा देना चाहेंगे। तो ये आपका हो सकता है। तो ये आपका जवाब हो गया। अब बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जो हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, CBE या CBT भी उसी को बोलते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं। तो 200 नंबर का आता है और 200 प्रश्न रहते हैं। इसमें 50 का जनरल इंटेलिजेंस, 50 का जनरल अवेयरनेस और 50 नंबर का जो संबंधित ब्रांच में डिप्लोमा या डिग्री किया है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 ब्रांच होती हैं। पार्ट ए हो गया सिविल एंड स्ट्रक्चरल के लिए, पार्ट बी हो गया इलेक्ट्रिकल के लिए, और पार्ट सी होता है मैकेनिकल के लिए। 100 प्रश्न उसके आते हैं। तो इस तरह से 200 होता है टोटल आपके प्रश्न आते हैं, और 200 का ही अंकों का होता है। 2 घंटे का इसमें समय दिया रहता है। पेपर 2 की बात करें, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी रिटर्न एग्जाम होता है। आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आपको लिखना रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 होते हैं। सिविल वाला सिविल का करेगा पार्ट ए, और इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट बी करेगा, मैकेनिकल वाला पार्ट सी करेगा। जो उसने फॉर्म भरते समय जिस पे अप्लाई किया है वही उसको सॉल्व करना होगा। और ये 300 नंबर का होता है। 2 घंटे का आपको समय दिया रहेगा। तो ये आपको इस तरह से आपने देखा कि 200 आपका पेपर 1 और 300 का पेपर 2, यानी टोटल 500 मार्क्स आपके इसमें से हो गए। अब ये बात हम कुछ और कर लेते हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है 25% की, यानी यदि कोई गलत आपने प्रश्न किया पेपर 1 में तो 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। और उसमें नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। अब तो जितना लिखोगे आप उतना उसको आपको मार्क्स मिलेंगे पेपर 2 में। अब ये पहला अब ये बात आती है, बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि जो पेपर 1 होगा, यानी जो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो हिंदी में रहेंगे कि इंग्लिश में। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट किया जाता है। तो प्रश्न पत्र हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। देखिए ये लिखा है, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो जिसको जिसमें सुविधा लगेगी, हिंदी वाला भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश का भी पढ़ लीजिए, जो सुविधाजनक लग रहा है 4 में से सही ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। क्लियर हो गया, नेगेटिव मार्किंग होती है, क्लियर हो गया। तो उसी तरह से आपको उत्तर देने चाहिए। अब बात आती है जो पेपर 2 के लिए, तो आपको अपना इसमें लिखा है, देखिए कि अपना खुद का जो स्लाइड रूल होता है, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल, स्टीम टेबल, ये सब ले जाना अलाउड रहता है। ये सिर्फ पेपर 2 के लिए, पेपर 1 में ले जाना अलाउड नहीं रहता है। तो ये पेपर 2 के लिए आप ये सब चीज़ें लेकर के जा सकते हैं। आपको खुद लेकर जाना चाहिए ताकि वहाँ उत्तर देने में आपको आसानी हो। अब हम बात कर लेते हैं और
बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं कई बार बच्चों को बता चुका हूँ, स्टूडेंट्स कई बार बिलीव नहीं मानते हैं। कई स्टूडेंट्स बहस करने लगते हैं कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में उत्तर दें। जैसे यहाँ पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जब करते हैं तो लिखने की आदत रहती है, हिंदी में लिख दो, चाहे इंग्लिश में लिख दो, चाहे मिक्स करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों इसमें देखिए 12.8 पेपर 2 जो होता है, पेपर 1 तो ऑब्जेक्टिव टाइप था, सिर्फ टिक करना है, उसमें लिखने का कोई वो नहीं रहता है। लेकिन पेपर 2 जो होता है लिखने वाला रिटन पेपर, उसमें या तो हिंदी में लिखना है और इन इंग्लिश, या तो पूरा हिंदी में जवाब दीजिए या तो फिर पूरा इंग्लिश में दीजिए। ये लिखा पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स। यानी आंशिक आपने लिखा हिंदी में, फिर मन आया एक आध लाइन लिख दी इंग्लिश की, तो उसमें विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स, पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे। ये बिल्कुल नियम है, इसको अच्छे से समझ करके पढ़ लीजिए आप लोग। अब इसमें जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिग्नेचर सब्जेक्ट, इसमें भी वही है। जैसे कॉपी में और कुछ आपको अपना इस तरीके की चीज़ें नहीं लिखना है। पेपर 2 में जो निर्धारित स्थान है जहाँ वही लिखना है। आप मोबाइल नंबर जैसे लड़कों की आदत होती है लिख देना, कोई और चीज़ नेम लिख देना, इस तरीके का काम नहीं करना। यदि आप करेंगे तो आपको हो सकता है इससे बाहर कर दिया जाए। तो ये है, जो भी अब नोटिस निकलती हैं तो वो टेंटेटिव होती हैं। टेंटेटिव मतलब अस्थायी होती हैं, उनमें कोई बदलाव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो बदलाव के बारे में पता कैसे चलेगा? ऑफिशियल वेबसाइट जो एसएससी की है उसको आप विजिट करते रहिए, या फिर अपना ईमेल जो आपने रजिस्टर्ड दिया है उसको एक्टिव रखिए, मोबाइल नंबर एक्टिव रखिए। यदि कोई भी चेंजेस होता है तो हो सकता है इन्हीं माध्यमों से आपको बताया जाए। इंडिकेटिव सिलेबस के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उनका इंडिकेटिव सिलेबस अलग है, लेकिन जो जनरल इंटेलिजेंस है और जनरल अवेयरनेस वो कॉमन रहता है। दोनों का, सभी का सिलेबस तीनों का सेम है। लेकिन जो कोर ब्रांच का जो होता है, जो पेपर 100 नंबर का होता है, उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल का करता है, सिविल वाला सिविल का, और मैकेनिकल वाला मैकेनिकल का। तो ये और पेपर 2 के लिए भी पूरा सिलेबस दिया है डिटेल में। इसको अच्छे से पूरी PDF को आप फिर से देख सकते हैं। इसमें भी जब विज्ञापन निकलता है तो इसमें दिया रहता है। तो ये था बच्चों, आप नीचे तक मैं अब पूरा एक एक लाइन पढ़ के आपको नहीं दिखाऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस आप PDF आपको आप ले लीजिए, इसको पढ़ करके अपनी ब्रांच से संबंधित सिलेबस को आप देख लीजिए कि क्या क्या इससे संबंधित पूछा जाता है, ताकि ये सिलेबस को आप मैप कर सकें अपने पॉलीटेक्निक की पढ़ाई के साथ। जो सब्जेक्ट आप डिप्लोमा के दौरान पढ़ रहे हैं उसके साथ इस सिलेबस को मैप कर लीजिए कि ये सिलेबस एसएससी में भी है, तो हमको विशेष तौर से इसको ध्यान देना है, गहन अध्ययन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आगे हमको तैयारी करने में कोई किसी तरीके की दिक्कत या समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। मैंने सारा बता दिया, बीटेक या डिप्लोमा वाले किस किस डिपार्टमेंट में एलिजिबल या पात्र होते हैं, इसमें डिग्री या डिप्लोमा सिर्फ चाहिए या डिग्री चाहिए, वो सारा मैंने आपको बता दिया। एज लिमिट का भी बता दिया कि ऊपरी उम्र सीमा कितनी होती है, सिलेबस का भी बता दिया, फीस का भी बता दिया, और जो कैलेंडर था वो मैंने बता दिया था 2022 के लिए कब फॉर्म निकलेंगे, शुरुआत होगी, कब फॉर्म का अंत होगा। तो ये सारा बता दिया। सिलेबस भी पूरा आपको इसमें दिया है, पूरा आपको सिलेबस देख लेना चाहिए अपनी ब्रांच से संबंधित। जो जनरल इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड रीजनिंग जो आता है वो आपको डेली तैयार करना है, कम से कम 1 घंटा डेली दीजिए। अपने विषय पर विशेष ध्यान दीजिए, अच्छे से बिल्कुल कवर करके चलिए। कॉमन जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उन्हीं में स्कोरिंग मार्क्स होता है। और जो पेपर लिखने की, सॉल्व करने की आदत या तो हिंदी में करिए या इंग्लिश में, और या तो फिर मिक्स करने की आदत मत डालिए, नहीं बाद में इसमें आपको बहुत समस्याएं आ जाएंगी। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, कोई शंका रह गई हो, तो उसको आप ज़रूर पूछ लीजिए, तो मैं उसको पूरा समाधान करने का प्रयास करूंगा आपकी शंकाओं का, और या फिर आपको उसका जो उत्तर है वो देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। एसएससी की कड़ी में हम अपनी तैयारी भी स्टार्ट करेंगे, तो जनरल इंटेलिजेंस है और जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, उसकी भी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। इसके साथ साथ कोर ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में कॉमन होते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। उन पेपर्स को, ओल्ड पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के, उनको सॉल्व करेंगे। जो आपका रिटन एग्जाम होता है पेपर 2, वो काफ़ी टफ माना जाता है स्टूडेंट्स के लिहाज से देखें, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि पेपर का आंसर कैसे लिखा जाता है। कुछ पुरानी जो होंगी उत्तर पुस्तिकाएं, उनका भी हम अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में लगातार वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा। जो भी आपके सुझाव हों तो ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है, आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की उपयोगी वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। आप सभी का दिन शुभ हो।